सकते हैं, हम लोग छोटे छोटे पर्सनालिटी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे पार्टिकुलरली कि ये सोशल वर्कर है, ये एनजीओ चलाने वाला है, या ये सिंगर है, ये क्रिकेटर है, इसमें कंसिस्टेंसी दिखती है, इसमें इंटीग्रिटी दिखती है, इसमें डिसिप्लिन दिखता है। तो ऐसे करने से आपका मतलब एक अलग टाइप का आंसर बनता है। नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 71 हासिल करने वाले लक्ष्मण तिवारी जी। लक्ष्मण तिवारी जी के बारे में बता दूं तो ही इज ऑलरेडी एन आईपीएस प्रोबेशनर एंड नाउ ही इज ऑल सेट टू बिकम आईएएस। वेलकम सर टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सो मच। लक्ष्मण, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ पहले तो कि आप ऑलरेडी आईपीएस में हैं। व्हाट वाज द शेयर मोटिवेशन फॉर आईएएस? आप एग्जाम देते रहे। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो मुझे आईपीएस से एलोकेट हुआ एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो लाइक सब लोग बोलते थे कि अब लाइक बी सेटिस्फाइड, अब कंटिन्यू करो आईपीएस में, एक्सेल इन दिस फील्ड। बट द ड्राइविंग फैक्टर लाइक जिसने मुझे प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेट किया था, तो वो स्टिल आई वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई देम। तो उसके बावजूद भी, आईपीएस मिलने के बावजूद भी, मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, और तीसरे अटेम्प्ट में जाके मुझे रैंक 71 मिला है। तो नाउ आई थिंक आई हैव अचीव्ड व्हाट आई डिजायर्ड फॉर। लक्ष्मण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने 3 अटेम्प्ट एग्जामिनेशन के दिया है और 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं। एक में आप आईपीएस थे और इसमें तो रैंक 71 हासिल की है। बहुत सारे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको किस तरीके से एग्जामिनेशन को समझना है? कहते हैं अगर आप एग्जामिनेशन को समझ लें तो एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो एक सही डायरेक्शन में जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसको हमें सबसे पहले समझना चाहिए। पहले हमें सिलेबस जानना चाहिए कि क्या क्या है सिलेबस में, सिलेबस के अंदर। और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, उसको भी हमें एनालाइज करना चाहिए। अगर हम ये कर लिए तो हमें राइट सोर्स, राइट मटेरियल ये मिल जाएंगे मार्केट से। तो उसके साथ साथ हम लाइक क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग अप्रोच रखें कि क्वेश्चन पेपर्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व करें। तो इसके साथ अगर रखेंगे तो कम समय में हम ज्यादा लाइक आउटपुट पा सकते हैं। तो इट्स लाइक कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट आपको मिल रहा है। तो इसके हिसाब से करने से बर्डन कम हो जाता है, लोड कम हो जाता है, और लाइक लाइक टॉपिक भी बहुत ज्यादा कवर होते हैं। और कवर होने के साथ साथ वो हम लोग उसको रिटेन करने में भी कैपेबल होते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन स्टेज की बात करें, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, भी हम पर्सनालिटी टेस्ट पे आएंगे, लेकिन हम प्रीलिम्स और मेंस से बात करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी चाहिए। मैं चाहती हूँ आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें कि जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं तो कैसे सेग्रीगेट करें कि प्रीलिम्स के लिए कितना है और मेंस के लिए एक लेवल अप कितना आपको इम्बाइब करना है। यस मैम, वेरी मच। ये बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड है। वी कैन नॉट सेपरेट लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस। सो इसमें हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम अप्रोच करते हैं एग्जामिनेशन को, तो हमें बिगिनिंग में सिर्फ मेंस के लिए ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम मेंस के लिए कर रहे हैं तो उसके साथ साथ प्रीलिम्स का भी हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों इंटीग्रेटेड है। हम लोग पॉलिटी में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेंस के लिए है या फिर ये प्रीलिम्स के लिए। सेम चीजें प्रीलिम में भी पूछी जाती है, मेंस में भी पूछी जाती है। लेकिन एग्जाम के 3-4 महीने पहले, मतलब प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले से हमें ऑब्जेक्टिव लाइक जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स में। जैसे 6-7 हैं प्रीलिम्स में, जबकि मेंस में बहुत ज्यादा है, 10-12 हैं। तो उनको आप सेग्रीगेट करिए, और लाइक क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर हम मेंस का कर रहे हैं तो साथ साथ प्री हो रहा है, तो एग्जाम के 3 महीने पहले सिग्रीगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप मेंस का पढ़िए जो सब कुछ पढ़ना होता है। तो ये अप्रोच मैंने खुद रखी थी, मैंने अपने तीनों अटेम्प्ट में, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत ही मेजर चंक के एग्जामिनेशन का होल्ड करते हैं। करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, किस तरीके से? क्योंकि ये हमेशा डिलेमा रहता है, न्यूज़पेपर पढ़ना है कि अलग अलग, आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं, इंटरनेट की पेनिट्रेशन है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी करंट अफेयर्स के लिए और आप क्या राय देते हैं?
यस मैम, करंट अफेयर बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जो डायनेमिक लाइक नेचर है एग्जाम का, जो क्वेश्चन पेपर्स के, उसको हम लोग करंट अफेयर्स के साथ ही ब्रीज कर सकते हैं। स्टेटिक बुक्स तो ठीक है, जो नॉलेज है आप लाइक कुछ हद तक ही कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो डायमेंशन, जो अलग अलग डायमेंशन खुलते हैं, उसको हम लोग करंट अफेयर्स के साथ कवर कर सकते हैं। तो आप मंथली मैगजीन पढ़िए, दैट इज द मस्ट। कि आपका एक होना चाहिए कि मुझे हर मंथ का मैगजीन जो है उसको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करना है। और साथ साथ डेली का न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग टच में रहेंगे कि डेली के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके टच में रहेंगे। और उसको जाके हम लोग लाइक डिफरेंट कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पब्लिश करती है मंथली मैगजीन। तो उसका जो सेग्रीगेशन है आपको मिल जाएगा, आप उसको 2 3 बार रिवाइज करिए, तो वो मोर देन एनफ होता है। और इसके साथ साथ लाइक मेंस के टाइम में मैं स्टडी आईक्यू का वो चैनल सब्सक्राइब करके रखा था, तो उसको आप देख लीजिए। मतलब टाइम टाइम पे वो आते रहते हैं, अलग अलग छोटी सी वीडियो होती है, लेकिन उसमें सारे वो लोग कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। और लाइक आपका जो चैनल है स्टडी आईक्यू, मैं आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू टाइम में मुझे एकदम टाइम नहीं होता था। ट्रेनिंग चलती है सुबह 5 से लेके शाम को 7 तक, थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता। तो इसमें मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया था, और मैं आगे डेली 3 4 वीडियोस देखता था, और वो दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो जो जितने इश्यूज होते थे करंट अफेयर्स के, वो कवर कवर हो जाते थे। वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। अभी हम जैसे न्यूज़पेपर की सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस और करंट अफेयर्स हमेशा कहते हैं इंटरलिंक करके पढ़ना है। तो आप इसको बता सकते हैं क्या, जो एस्पिरेंट्स हैं जो आपको देखकर भी प्रोत्साहित होंगे कि यस दे हैव टू बिकम समडे लाइक यू? हाँ यस मैम। तो सबसे पहले मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते समय ही हमें जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसको कंप्लीटली मेमोराइज कर लेना चाहिए, उसको सामने टेबल पे रखना चाहिए ऑल द टाइम। तो इससे आइडिया लगता है कि जब पेपर पढ़ रहे हैं तो क्या सिलेबस से रिलेटेड है क्या नहीं है। बहुत सारे मतलब बहुत लाइक टाइम पे पॉलिटिकल न्यूज होते हैं जो कम्प्लीटली यूजलेस होते हैं। बहुत एडिटोरियल्स होते हैं जो नॉट नेसेसरी है। एडिटोरियल्स तो खास करके लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं कि एडिटोरियल इज मस्ट, एडिटोरियल इज अ मस्ट। आई डोंट थिंक एडिटोरियल इज अ मस्ट, क्योंकि मैं जनरली एडिटोरियल छोड़ देता था, बाकी जो न्यूज होते हैं सिलेबस रिलेटेड मैं वो पढ़ता था। क्योंकि एडिटोरियल में लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, लाइक बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी, परसेप्शन, नैरेटिव। तो उससे हम खुद की लाइक जो एक न्यूट्रल स्टेटमेंट होता है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव होता है, वो नहीं बिल्ड कर पाते हैं। तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करिए जो सिलेबस से रिलेटेड है न्यूज पेपर से, और उसको आप रिवाइज करिए। आप एडिटोरियल पे मत जाइए कि मुझे एडिटोरियल करना है, उसको कट पेस्ट बहुत लोग करते हैं कि उसको कट करके कॉपी में रख लिए, जो कभी नहीं पढ़ेंगे। अगले 3 साल भी आप प्रिपरेशन कर लीजिए, उसका कोई यूज नहीं है। आप सिंपल गो थ्रू हो जाइए न्यूज़पेपर से 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, दैट इज मोर देन एनफ। आई एम श्योर कि आपने अभी जो पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया है वो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए नया होगा, और शायद उसको अपने प्रिपरेशन में वो इनकलकेट करेंगे। एक और डिलेमा होता है जो एस्पिरेंट्स हैं कि जब वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है जो स्टैटिक पोर्शन है, चाहे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसको वो पहले कंप्लीट कर ले, और जब उनका बेस बन जाएगा तब वो जो करंट अफेयर्स या डायनेमिक पोर्शन है उसको वो लिंक कर सकते हैं। आपके राय से क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं? मैम कुछ हद तक ये आपका जो स्टेटमेंट है ये सही है। जैसे कोई एकदम नया बिगिनर है और वो एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट कर रहा है या कर रही है, तो उसमें बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। नहीं तो आपको न्यूज़पेपर में कुछ खास कर समझ में आएगा नहीं, तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए। उसके बाद जब आप मीडियम लेवल के लाइक स्टेज पे आ गए हैं, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसमें करंट अफेयर मस्ट हो जाता है। कि इंटरलिंकिंग एज सच कुछ नहीं है कि आप जैसे पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, तो अभी पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, कैसे रकस चल रहा है, लाइक असेंबली कन्वीन नहीं हो पा रही है, अच्छे से डिस्कशन डिबेट नहीं हो रहा है, तो आप साथ में पढ़ेंगे उसको तो ज्यादा पर्सपेक्टिव लाइक आपका ब्रॉड होगा। आप और ज्यादा डेल्व कर सकते हैं इनटू लाइक डीप इनटू दैट टॉपिक। तो आप साथ साथ पढ़ते रहिए करंट अफेयर और जो स्टैटिक मटेरियल है। ऐसे आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं कि करंट को मैं बाद में जोड़ दूंगा या जोड़ दूंगी, ये नहीं होता है। आप साथ में करिए, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। लक्ष्मण जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अभी
बताया, क्योंकि ये जो बिगनर्स होते हैं स्पेसिफिकली, उनके मन में बहुत सारे डिलेमास होते हैं एंड दे वांट टू रिफाइन टू एकदम अपनी प्रिपरेशन में। और कितने समय पहले का उनको आइडियली करंट अफेयर्स पढ़ना है? मैम, जनरली लाइक 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर होता है एग्जाम के 6 महीने पहले का, दैट इज द मस्ट, उसको एकदम कंप्लीट करना है। और लोग 1 साल का करंट अफेयर रेफर करते हैं कि मेनी टाइम्स वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप उसको भी देख लीजिए एक बार। और अभी जो पिछले 2 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि 3 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कर रही है कि अभी 100 पेज के अंदर लाइक 1 साल का पूरा जो मेजर करंट अफेयर इवेंट्स हैं उसको वो कंपाइल करके दे देती है। तो आप ऐसे 2 साल का देख लीजिए जो 100 पेजेस के आएंगे, और जो 1 साल का करंट अफेयर है उसको आप एग्जॉस्टिवली करिए। तो इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा, कहीं भी स्कोप नहीं रहेगा करंट अफेयर के क्वेश्चन छूट जाए, पर्टिकुलरली प्री में। और मेंस में 6 महीने का ही करंट अफेयर होता है, मोर देन सफाइस करेगा 6 महीने का करंट अफेयर। लक्ष्मण जी, मैं जानना चाहती हूँ, जो एस्पिरेंट्स हैं वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रिपरेशन का। मैं चाहती हूँ आप बताएं, क्योंकि हमने सुना है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, लेकिन इसको किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको प्रेजेंट करना है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी? यस मैम, जो आंसर राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेंस इज अ राइटिंग रेस। जो जितना जल्दी और जितना अच्छा लिख रहा है दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड। ये वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया है। तो उसके लिए आपका जो क्वेश्चन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में ये इंट्रो और जो मेन बॉडी होता है वो और कंक्लूजन में होता है। तो आप इंट्रो में डेफिनेशन रख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो आप उसका आंसर करिए कि यस आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो 3-4 लाइन का आप इंट्रो लिख दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन का जो एक्चुअल डिमांड है, तो आप उसको एड्रेस करिए जो बॉडी पार्ट में। तो प्रो कॉन्स जो भी है, या फिर पूछ रहा है कि डिस्क्राइब करो, तो यू हैव टू डिस्क्राइब दैट स्टेटमेंट। और इसके साथ साथ आपका जो कंक्लूजन होगा वो एक लाइक ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि यस वी हैव द चैलेंज, बट इन कमिंग टाइम विद दिस लाइक दीज इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, और नहीं लिए हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि विद दीज इनिशिएटिव्स वी कैन ओवरकम द चैलेंजेस। तो इससे दिखता है कि यस ये सामने वाला जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और वो कीन है इन सॉल्विंग द इश्यूज। तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है एग्जामिनर को, और वो हेल्प करता है आई थिंक इन मार्किंग। जो जीएस पेपर 4 है, मैं उस पे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सर्विस में हैं। आपको पता है किस तरीके से चैलेंजेस होते हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लीज शेयर करें। यस मैम, जीएस पेपर 4 बहुत ही ज्यादा रिवार्डिंग होता है। आपको बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना होता है और बहुत ज्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं उसमें। जैसे मेरा खुद का ले लीजिए, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 120 अराउंड मार्क्स आए थे, दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट लाइक दैट ईयर। तो मैं बहुत लाइक 10 दिन पढ़ता हूँ जीएस 4 के लिए, और वो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो मैं रेफर करता था दैट टाइम डीके बालाजी, एक बुक आती है, मैं वो पढ़ता हूँ। उसमें बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो वहां से मैंने उठा लिए हैं। और उसके साथ साथ आप लाइक जो क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्कर्स, उसमें बेसिक डेफिनेशन लिख दीजिए। उसके उसके साथ आप लाइव एग्जांपल्स दीजिए उसमें कि इफ आई एम अ डीएम और इफ आई एम एन एसपी, तो मैं ये करूंगा ये करूंगी। या फिर जो लिविंग एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग मेनी टाइम्स लाइक जो मेजर पर्सनालिटी है उन्हीं का एग्जांपल देके छोड़ सकते हैं, हम लोग छोटे छोटे पर्सनालिटी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे पर्टिकुलरली कि ये सोशल वर्कर है, ये एनजीओ चलाने वाला है, या ये सिंगर है, ये क्रिकेटर है, इसमें कंसिस्टेंसी दिखती है, इसमें इंटीग्रिटी दिखती है, इसमें डिसिप्लिन दिखता है। तो ऐसे करने से आपका मतलब एक अलग टाइप का आंसर बनता है। तो ऐसे कर सकते हैं। और जहां तक केस स्टडी है, तो केस स्टडी में आप पहले तो आप जो केस है उसको पढ़िए और एक इंट्रो लिखिए उसका 5-6 लाइन का कि यस आई हैव गॉट द केस एंड आई एम गोइंग टू राइट आंसर इन दिस मैनर। उसके बाद आप उसको पैरा वाइज लिखिए, उसको समझा समझा के, और उसमें जो भी वर्ड्स मेंशन्ड है जीएस पेपर 4 में, जैसे इंटीग्रिटी, कंपैशन, एम्पैथी, तो इन सब शब्दों का बहुत ज्यादा बहुत हद तक लाइक यूज करिए आपने आंसर्स में। 10 मार्कर्स में भी और केस स्टडी में भी बहुत हेल्प करता है। और आपका आंसर मतलब नॉर्मल भी है तो लगेगा कि नहीं
ये थोड़ा अच्छा आंसर है, इसमें एथिक्स दिख रहा है और वैल्यूज दिख रहे हैं, तो वैल्यूज दिखने चाहिए एथिक्स के आंसर में, वो हेल्प करता है, मेयर नॉलेज हेल्प नहीं करेगा। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स मेंस किस तरीके से आंसर लिखने हैं। मैं आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि कैसे एक कैंडिडेट को अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना है। यस मैम, ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था। तो इस टाइम पहले मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस हो जाता था, डर जाता था कि इंटरव्यू है क्या होगा नहीं होगा, बट दिस टाइम आई हैड अप्रोच कि चलो ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। आई हैव टू हैव द नॉर्मल कन्वर्सेशन, दैट्स इट। जो भी मैं हूँ, आई प्रेजेंट माई सेल्फ, इफ दे लाइक मी, इफ दे लाइक माई वैल्यूज, माई पर्सनैलिटी, दे सेलेक्ट मी, दे डोंट लाइक इट, आई एम ओके। तो इस एटीट्यूड के साथ मैं गया अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो मैं बहुत सिंपल सिंपल आंसर दे रहा था। और ये एक्चुअली मैं ये सीखा था बहुत लोगों जो 200 मार्क्स लाए थे इंटरव्यू में, उनसे इंटरेक्शन करने के बाद ये अप्रोच में अपनाया। तो आपके आंसर्स जो होने चाहिए वो बहुत सिंपल होने चाहिए, आप एकदम कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन के साथ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आंसर दिया था, तो जो चेयरमैन मैडम थी वो उससे मतलब शी वॉज सेटिस्फाइड, इट वॉज अ गुड पॉइंट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। लेकिन वो मुझे पुश कर रही थी कि चेंज करो, इसको चेंज करो, 3-4 बार उस मैम ने इंसिस्ट किया, फिर मैं बोला कि नहीं मैम, मतलब मैं यही करूंगा। तो आप जो एक बार बोल दिए, आप उस पर अड़े रहिए। तो आपका जो पूरा इंटरव्यू है 30 मिनट्स का, वो पूरा कंसिस्टेंसी दिखना चाहिए कि जो पहला स्टेटमेंट है, तो उसको लोग लास्ट में भी पूछ सकते हैं तोड़ मड़ोड़ के। तो आपको वो अंदर से आप सच बोलो, वो कैसे भी कोई पूछे, आप उसी पॉइंट पे लाइएगा। तो ये कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए शुरू से लास्ट तक। और वैल्यूज आप ऐड करिए इंटरव्यू के आंसर्स में। सिंपल नॉलेज मत दिखाइए कि मुझे ये आता है, कुछ डेफिनेशन पूछा लाइक एग्रीकल्चर से पूछा, तो आप एग्रीकल्चर में 4 पॉइंट मत बताइए कि लैंड फ्रेगमेंटेशन है या फिर लाइक क्रेडिट का इशू है, ये सबको पता है। आप उसमें थोड़ा सा वैल्यूज को ऐड करिए, जैसे फार्मर का क्या पर्सपेक्टिव है, इससे पोवर्टी का कैसे रिलेशन है, वुमन इंपावरमेंट कैसे होगा, या फिर जो अपने सोशल बैकवर्ड क्लासेस है उनकी लाइक लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगी। तो आप इन सब वैल्यूज को डालिएगा तो एक अच्छा आंसर बन के आता है, जो सबको अच्छा लगता है। तो ये अप्रोच में अपनाया और आई थिंक मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे इस पर। आई एम श्योर लक्ष्मण जी, आपने जो भी बताया वो सभी एस्पिरेंट्स को काफी अच्छे से समझ भी आया होगा। Thank you so much for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. Thank you very much.